मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटा, दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्पेस। यानी हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ है, उसके बाकी प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। द यूनिवर्स इज इनडिटर्मिनेबल, यानी यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उसमें क्या है क्या नहीं है। कुछ चीज़ें हमने डिस्कवर कर ली, कुछ अभी भी हमें नहीं पता। देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द स्पेस, कई सारी गैलेक्सीज हैं, जैसे हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ईच वन हैज बिलियन ऑफ स्टार्स, और हर किसी के पास बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। डू यू थिंक देयर मे बी मोर प्लैनेट्स लाइक अर्थ इन वेरियस गैलेक्सीज? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि अर्थ जैसे, क्या पता बाकी गैलेक्सीज में और भी प्लैनेट हो जहां पर लाइफ पॉसिबल हो। आवर सोलर सिस्टम इज वेरी बिग फॉर अस, जो सोलर सिस्टम है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बट इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द यूनिवर्स, मगर बहुत ही छोटा है अगर हम यूनिवर्स से कंपैरिजन करें, जहाँ पर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर किसी के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, तो हमारी गैलेक्सी क्या ही है उसके सामने। हाउ मच डू यू नो अबाउट द यूनिवर्स? आप कितना जानते हैं यूनिवर्स के बारे में? ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबको पता है कि सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है, एंड इट्स ग्रेविटी होल्ड ऑल द प्लैनेट इन स्पेस। और सन की जो ग्रेविटी है उसी के कारण सारे प्लैनेट अपनी जगह पर टिके हुए हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड एवरीथिंग दैट रिवॉल्व अराउंड इट। अब क्या है सोलर सिस्टम में? एक तो सन है और सारी चीज़ें हैं जो उसके आसपास रिवॉल्व होती हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, काउंटलेस एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, और कुछ अदर चीज़ें जैसे आईसी ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी है। ठीक है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में जो भी उसके आसपास घूमती हैं। द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आर, अब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 होते थे। प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लैनेट हो गया, खो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। प्लूटो वॉज अर्लियर अ प्लैनेट टू, प्लूटो पहले भी था एक प्लैनेट, मगर अगस्त 2006 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAU ने क्या बताया? प्लेस्ड प्लूटो इन द कैटेगरी ऑफ डॉर्फ प्लैनेट। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो डॉर्फ प्लैनेट्स में यानी खो गया है वो प्लैनेट, ये हमें बताया था। और प्लैनेट्स जो हैं सन के आसपास एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं, जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो सर्कल्स होते हैं जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, वो असलियत में नहीं होती, ये हमने अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बना लिया है। वहाँ पर कोई भी लाइन यूनिवर्स में नहीं है, मगर उनका एक फिक्स पाथ है घूमने का, तो हमने उसको लाइंस में दर्शाया कि यहाँ यहाँ ये घूमते हैं। सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट और मून। यानी सेलेस्टियल बॉडी जो हर प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है उनको उनके सैटेलाइट या मून्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है, इसीलिए मून हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, और हर किसी के नेचुरल सैटेलाइट्स को हम मून बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। विच इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ, जो हमें अभी तक पता है तो सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अदर प्लैनेट्स एंड फ्यू मून्स हैव आइस, atmosphere, season and even weather, but only on the earth all factors comes together to make life possible. किसी किसी प्लैनेट्स पर मूव है, किसी पर मून्स है, किसी पर आइस है, किसी पर एटमॉस्फेयर है, किसी पे सीजन है, किसी पे वेदर है, मगर सिर्फ अर्थ पर ये सारी चीजें हैं जिसने लाइफ को पॉसिबल बनाया है। ह्यूमन, एनिमल, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशन are located at a surface of the earth. ह्यूमन, एनिमल, फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशन, ये सब हमारी अर्थ के ऊपर प्लेस्ड हैं, अलग अलग जगह होते हैं। इट ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ एयर, इसके पास एक एयर की लेयर भी है जिसको जो अर्थ के आसपास है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर के कारण ही अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो प्रोटेक्टेड है। किससे? अर्थ सूरज की हार्मफुल रेज से, जिसको यूवी लेयर्स बोलते हैं। ये हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि यूवी लेयर्स क्या होती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? द डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ इज मच डिफरेंट फ्रॉम द सरफेस,
यानी अर्थ के अंदर बहुत अलग चीजें हैं जो अर्थ के ऊपर दिखती हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट अर्थ कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर। साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि अर्थ की कई सारी लेयर हैं। अर्थ जो है जितना आप अंदर जाते जाओगे उतनी गर्म होती जाएगी। क्या होती जाएगी? गर्म। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक लेयर। अर्थ को हमने 3 बेसिक लेयर के ऊपर बांटा है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे बाहर वाली लेयर, मेंटल बीच वाली और कोर सबसे अंदर की यानी सेंटर। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। सबसे बाहर की लेयर जो है वो क्रस्ट है और इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स और ओशन आते हैं। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर्स टू 70 किलोमीटर्स। इसकी जो मोटाई है कहीं पर 5 किलोमीटर भी है और कहीं 70 किलोमीटर भी है, उसके बीच में भी कहीं पे है, यानी 5 से 70 किलोमीटर के बीच में इसकी थिकनेस मोटाई है। ठीक है। अंडर ओशन फ्लोर ओशंस के अंदर एंड अंडर कॉन्टिनेंट्स के नीचे। यानी अगर ओशन के फ्लोर की बात है तो वहाँ पर 5 किलोमीटर्स है क्योंकि पहले इतना डीप होता है, और कॉन्टिनेंट्स में 70 किलोमीटर तक भी डेप्थ इसकी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड कंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। ये रॉक्स से बनी होती है, यानी इसमें रॉक्स होते हैं, पत्थर कंकड़ होते हैं और ये लाइफ को सपोर्ट करती है। द मेंटल के बारे में पढ़ते हैं, यानी मिडल लेयर। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक। यानी रॉक तो होती है मगर मोल्टन यानी पिघली हुई होती है। इन द लोअर पोर्शन ऑफ द सॉलिड रॉक इन द अपर पोर्शन, यानी लोअर पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में क्योंकि कोर के पास है तो मोल्टन रॉक्स होती हैं, और ऊपर के एरिया में क्योंकि वो क्रस्ट के पास है तो सॉलिड रॉक्स होती है, यानी जो ठोस पत्थर होते हैं। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, 2900 किलोमीटर तक मोटी होती है। एंड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें आयरन और मैग्नीशियम दोनों चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द मेंटल। अब वॉल्केनो इरप्शन यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर का मोल्टन मैग्मा जो होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। अब आते हैं कोर के ऊपर। कोर यानी सबसे अंदर की लेयर। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में होता है, सेंटर बनाता है अर्थ का। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट। अब 2 पार्ट्स होता है, एक आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो 2300 किलोमीटर तक मोटा होता है और इसमें मोल्टन आयरन और निकल होते हैं, यानी पिघला हुआ आयरन और निकल होता है, और कुछ कुछ सल्फर होता है। जो इनर कवरिंग होती है वो 1200 किलोमीटर तक होती है मोटाई, और ये क्या होता है? सॉलिड आयरन इसके अंदर होता है। ठीक है, यानी ठोस लोहा। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। एट मोस्ट ऑल द अर्थ्स एनर्जी कम्स अल्टीमेटली फ्रॉम द सन। यानी अर्थ की ऑलमोस्ट हर अर्थ की एनर्जी जो है वो सन से आती है। जो सन है वो एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, वो एक्चुअल में सन भी एक स्टार ही है। ठीक है। द अर्थ इज अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ 15 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से, तब हमें इतनी गर्मी देती है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। हमें गर्मी और लाइट दोनों ही दोनों हमें सन देता है। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन गैस। सन क्या है? एक बड़ी बॉल है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और कुछ कुछ हीलियम गैस है। ये दोनों गैसेस के नाम है। द थिन एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। और जो इसकी पतली सी लेयर है इसको हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, सन के आसपास एक पतली सी लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। समटाइम्स द कोरोना इज विजिबल ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। और कभी कभी जब सोलर एक्लिप्स होता है तो इसकी बाहर की लेयर हमें दिखती है, बीच में चांद आ जाता है और बाहर की लेयर हमें दिखती है। एट द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर में क्या है? टेम्परेचर इज सो हाई। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है इसके सेंटर में। जो गर्मी है, जो हीट है, इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है कि क्या होता है? हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में चेंज हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में कन्वर्ट होती है उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक एनर्जी का सोर्स है, सन के लिए तो है ही,
बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं या स्टार्स जो हैं, सॉरी प्लैनेट्स नहीं, स्टार्स जो हैं यूनिवर्स में, उन सब के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें मिलती है सन से उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। ठीक है, मून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं चांद के बारे में, जिसको चांद को हम देखते हैं। द मून इज आवर नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस। मून जो है हमारी सबसे नियरेस्ट, सबसे पास में एक सेलेस्टियल बॉडी जो है हमारी अर्थ के, वो मून है। इट अपीयर एज द बिगेस्ट थिंग इन आवर स्काई अपार्ट फ्रॉम द सन। अब ये सबसे बड़ी चीज़ हमें दिखाई देती है सन को छोड़ के, कि हमारे स्पेस में अगर सबसे बड़ी चीज़ है सन के अलावा तो वो मून है। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सबसे ये नेचुरल सैटेलाइट्स मतलब जो हमें नेचर से मिली है, ये इकलौती है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है। द मून रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, यानी मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। जब सन मून के एकदम पीछे होता है, कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा है कि उसके पीछे आप लाइट रख दो, ठीक है, तो इसी तरीके से मून भी तभी चमकता है जब सन उसको अपनी रोशनी देता है। मून की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती। एंड अपीयर ब्राइट एट नाइट, और रात में बहुत ही चमकता है। एंड नेचुरल सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। ठीक है, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून। मून के पास कोई एटमोस्फेयर नहीं है। ठीक है, द मून सरफेस इज कवर्ड विद क्रेटर। मगर मून की जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? क्रेटर से, वैलीज से और माउंटेन से। यानी इसकी सरफेस के ऊपर क्रेटर्स हैं, वैलीज हैं और माउंटेन्स हैं। द मून टेक अबाउट 27 डेज टू गो अराउंड द अर्थ। और अर्थ का चक्कर लगाने में इसको 27 डेज लगते हैं। इट ऑल्सो टेक अबाउट द सेम टाइम टू टर्न टू गो अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस। और अपना चक्कर लगाने को भी, मतलब अपना जो ऐसे पूरा चक्कर लगाता है, ये इसको भी 27 डेज लगते हैं। इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड टर्निंग एट द सेम रेट। ये क्या है? अर्थ का ऑर्बिट लेता है और अपना यानी रिजोल्यूशन और रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों सेम टाइम पर करता है, सेम रेट पर। एज अ रिजल्ट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस अस एंड वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही साइड मून की दिखती है और हमेशा एक ही दिखती है। दूसरी साइड हमने कभी देखी ही नहीं अर्थ से, मून की। ठीक है, फेजेस ऑफ अर्थ, यानी जो अलग अलग फेजेस हमें मून के दिखते हैं, सॉरी अर्थ नहीं है ये मून है, कभी पूरा दिखता है, फिर कभी थोड़ा कम दिखता है, फिर कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। आपने देखा होगा स्काई में, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, डू यू नोटिस दैट इट अपीयरेंस चेंजेस। और आपने देखा है कि मून की जो अपीयरेंस है वो चेंज होती रहती है। कभी पूरा दिखता है तो कभी आधा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो अपीयरेंस चेंज होती रहती है। द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ द मून इज कॉल्ड इट्स फेजेस, और इसी को फेजेस बोलते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट द मून शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। क्या रीजन है इसका? क्योंकि सन की लाइट से ये रिफ्लेक्ट होता है। इट हैज़ नो लाइट ऑन इट्स ओन, अपनी कोई लाइट ही नहीं होती इसकी। एट डिफरेंट टाइम ऑफ द मंथ वी सी डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सनलाइट सनलिट साइड ऑफ द मून। यानी जितने पोर्शन पे सूरज, क्योंकि हमारी अर्थ भी गोल गोल घूम रही है, मून भी गोल गोल घूम रहा है, तो जितने पोर्शन पे सूरज रोशनी डालता है हमें उतना ही पोर्शन उसका दिखता है। तो मंथ के अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग पोर्शन हमें क्यों दिखता है? क्योंकि मून जो हमारा सन है वो मून के ऊपर अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल में रोशनी डालता है, तो कभी तो पूरा दिख जाता है, कभी दिखता ही नहीं है। मून विच गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ चेंजिंग शेप, और इसीलिए ऐसा लगता है कि मून अपनी शेप चेंज कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। शेप उसकी पूरी ही रहती है, मगर लाइट ही आधे पे पड़ रही है तो आधा ही दिखता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका एक्लिप्स है। एक्लिप्स यानी जो ग्रहण हमारे सूरज पे और चांद पर दिखता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है रीड करेंगे।